आज हम जानने वाले वॉइड और अवॉइडेबल मैरिज के बारे में। ये आखिर होता क्या है और इनमें आखिर क्या डिफरेंस है। तो अगर जो आपको ये जानना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो इसको जानते हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं, जैसे कि हम क्या कर चुके हैं, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, फिर हम कर चुके हैं सभी स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ और स्कूल्स जो है, फिर हम मैरिज में उसकी जो कंडीशन है वो कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, ये सब हमें अब बतानी है कि इसमें क्या क्या आता है। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं। करने वाले हैं विवाह संस्कार के जो 16वें संस्कार होते हैं, उसमें से 13वां नंबर का जो संस्कार होता है विवाह संस्कार। हमने पहले इसकी शर्तों के बारे में बात करी थी कि इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसमें क्या कंडीशंस क्या होती हैं। अब आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं वॉइड एंड अवॉइड रिलेशनशिप के बारे में, यानी शून्य करार और शून्य करने क्या होते हैं। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं। शून्य विवाह एवं शून्यकरण विवाह क्या होता है, यानी वॉइड एंड अवॉइडेबल रिलेशनशिप क्या होता है। आखिरकार ये इसके बारे में जानना चाहिए। यूँ हमारे पहली बात ये हुआ सेक्शन 12 और सेक्शन 11 में ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर जो विवाह शून्य की बात करूँ तो हमें कहीं ना कहीं सेक्शन 11 में मिल जाता है, और शून्य करने की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमें सेक्शन 12 में मिल जाता है देखने के लिए। शून्य विवाह का अर्थ ऐसा विवाह जो शुरुआत से ही अमान्य होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 11, आपको जब भी शून्य विवाह की बात होगी तो आपको धारा 11 याद आनी चाहिए कि धारा 11 के तहत शून्य विवाह कोई विवाह नहीं होता। इसमें मतलब इसको विवाह ही नहीं माना जा सकता। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसमें 3 कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं जो कि होती हैं। 3 कंडीशन क्या है, जैसे शून्य विवाह के 3 आधार होते हैं। जैसे धारा 5 के क्लॉज 1 क्या कहता है, किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। आप मान लो आपने कोई शादी करी और आपकी पत्नी का कुछ देहांत हो जाता है, जिसके बाद आप दूसरी शादी करते हो और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी जीवित है, तो वो जो आपने शादी करी है दूसरी वाली, वो अमान्य घोषित हो जाए, क्योंकि आपकी पति और पत्नी जीवित है और आप पे बाइगेमी का भी केस हो सकता है। तो ये इसमें जो है इसको शून्य आधार घोषित किया जा सकता है विवाह को। अब हम बात करते हैं धारा 5 क्लॉज 4 की, जिसमें है प्रसिद्ध नातेदारी। प्रसिद्ध नातेदारी क्या होता है? प्रसिद्ध नातेदारी को वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पर इसमें मैं आपको बताता हूँ। प्रसिद्ध नातेदारी वो होती है जिसमें जैसे कि आपका कोई रिलेशन में होता है, जैसे आपके पिता के जो ऊपर की 5 पीढ़ी हैं, यानी आपको लगा के 5 पीढ़ी वो आपकी प्रसिद्ध नातेदारी में आती है, और आपकी माता की जो 3 पीढ़ी होती है, आपको लगा कि 3 पीढ़ी वो प्रसिद्ध नातेदारी में। अगर जो आप उनमें विवाह करते हो तो आपका जो विवाह है वो शून्य घोषित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 5 और क्लॉज 5 की। इसमें होते हैं सपिंड नातेदारी। इसमें सपिंड नातेदारी वो नातेदारी होती है जिसमें कहीं ना कहीं आपके भाई बहन या कुछ भी दूर के रिलेशन हो सकते हैं, या आपके कोई भाई बहन या कुछ भी रिलेशन हो सके, मामा मामी ऐसे कुछ भी रिलेशन होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं करार शून्य हो जाएगा। तो इसमें मैं ये थोड़ा लिखने में गलत होगा, ऊपर नीचे होगा, तो आप समझ लेना। इसमें एक केस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक केस है परमेश वर्मा सोरन थामा 1968 का केस है। इसमें कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें कोर्ट ने यह बताया था कि कोई भी जैसे कोई भी केस है या कोई भी विवाह है, अगर तो उसको शून्य करार कराना है या उसके बारे में पिटीशन डालनी है तो कोई भी पक्ष डाल सकता है। वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। इसमें यूँ ना है कि दोनों को गैर जाकर डालनी है, उसमें कोई एक भी डाल सकता है। यूँ ना है कि दोनों ही विवाह को शून्य करा सकते हैं। पर इन चीज़ों में भी इसमें भी कहीं ना कहीं 2 लूप होल हैं। जैसे कि इसमें है पहला, मोर देन 1 ईयर आफ्टर फोर्सिंग इन हैड कॉजेज ऑफ ऑपरेट ऑफ फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी जैसे कि आपको पता चल गया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, अगर आप उसके 1 साल के अंदर भी फिर भी उसके साथ रह रहे हो और 1 साल हो चुका है, तो भाई आप फिर उसके बाद पिटीशन नहीं डाल सकते, कहीं ना कहीं आपकी पिटीशन कैंसिल कर दी जाएगी। दूसरे में क्या है, विद हिज फुल कंसेंट लीव विद द पार्टीज टू मैरिज एज अ हस्बैंड और वाइफ आफ्टर फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी उनको पता चल गया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, पर फिर भी वो मतलब उनमें प्यार हो गया, फिर वो रहने के लिए कंसेंट है, एक साथ वो रह सकते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ पर हम जब भी रह सकें, तो इस केस में फिर वो पिटीशन दायर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं शून्यकरण विवाह का अर्थ। ऐसा विवाह जो शुरुआत से शून्य नहीं होता, पर आप डिग्री प्रदान करने के बाद भी विवाह शून्यकरण हो जाता है। यानी जैसे कि कोई विवाह है वो पहले से शून्य नहीं है, पर उसमें बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद वो शून्य घोषित हो जाता है। अब यूँ हमारा जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, उसके बारे में इसके आधार बताए गए हैं। अब इसके आधार क्या है वो जान लेते हैं। इसमें जो के है वो कहीं ना कहीं नपुंसक, यानी किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो व्यक्ति, जैसे कि वो संतान उत्पन्न करने के लिए कहीं ना कहीं असमर्थ नहीं है, या वो इस संतान पैदा नहीं कर सकते, या फिर वो इंसान कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, यानी वो सेक्सुअल जो चीज़ें उनको कर नहीं सकता, तो इसमें उसको इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है, और इस आधार पे कहीं ना कहीं विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। विद्यार्थी का विवाह के समय जैसे पहला क्या है विकसित सहमति देने का असमर्थ, यानी कोई मेंटल कंडीशन से जूझ रहा है और उसकी सहमति नहीं है, तो वो विवाह भी शून्य घोषित हो सकता है। मानसिक विकास से पीड़ित होने के कारण वह संतान उत्पन्न अयोग्य है, मतलब वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, तो वो विवाह 0 घोषित हो सकता है। इसमें जो तीसरा क्या है, सहमति बल पर प्रयोग कपट से प्राप्ति ली गई, यानी आपकी जो सहमति है वो कहीं ना कहीं कपट के द्वारा ले ली गई हो, आपको विवाह करना ना है पर आपको बंदूक के नौक पे विवाह करा दिया, तो वो कहीं ना कहीं हो गया। और स्त्री का विवाह के समय किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती होना, यानी इसमें जैसे कि आपकी शादी हुई और वो पहले से कही गई कि गर्भवती होती है महिला, तो उस कंडीशन में भी वो विवाह शून्य घोषित हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आधार थे हमारे विवाह शून्यकरण के। अब इसमें एक केस है सोमदत्त बनाम राजकुमार 1968 का केस है।
इसमें बताया गया है कि भाई शादी की उम्र जो है कहीं ना कहीं 18 वर्ष है और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो सेक्शन 12 के तहत वो विवाह फिरौड़ माना जाएगा, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें पूरी तरह से यही बताएगा। शून्यकरण के विवाह में अंतर बता दो, जैसे इसमें कर्तव्य, अधिकार और दायित्व। अगर जो कोई कर रहा है, यानी कोई अगर जो अपने कर्तव्य दायित्व निभा रहा है, तो उसमें यूँ ना है कि उसको विवाह का अधिकार मिल जाएगा। शून्य में बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई विवाह का अधिकार उत्पन्न नहीं होता, पर शून्यकरण में कहीं ना कहीं अधिकार, कर्तव्य और दायित्व उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी भरण पोषण। भरण पोषण क्या है? 125 CRPC के तहत भरण पोषण का अधिकार मिलता है महिला को। अगर जो उसका शून्य से विवाह हुआ है, यानी वो शुरू से शून्य है, तो उसको भरण पोषण का अधिकार नहीं मिल सकता 125 CRPC के तहत। पर अगर जो उसका शून्यकरण विवाह है, तो उसको भरण पोषण का पूर्ण अधिकार मिलेगा। दूसरा विवाह, यानी वो दूसरा विवाह भी नहीं कर सकता उसको, मतलब अगर जो वो दूसरा विवाह करता है शून्य में, तो उसका विवाह मान्य होगा। अगर जो वो शून्यकरणीय में वो विवाह करता है, तो भाई उसका विवाह नहीं होगा, उसका विवाह मान्य नहीं होगा, और दूसरा उसको बाइगैमी का केस भी हो जाएगा। अब इसमें आधार वही है जो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने 5 clause 1, 5 clause 4 और 5 clause 5 बताया था, और इसमें शून्यकरणीय मैंने सेक्शन 4 बताया था। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं आधार के तौर पर। यही चीज़ हमने बताई थी वॉइडेबल और अवॉइडेबल के बारे में, जो आपने जानी है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर कुछ गलती हो रही है तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई आपकी वीडियो की एडिटिंग भी करे, आपकी आवाज़ भी करे, कुछ भी हो तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, इतना समय देने के लिए भाई थैंक यू सो मच आपका।